हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में पुष्यभूति वंश पे आज हम चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश यानी थानेश्वर में एक ऐसा वंश जो कभी गुप्त प्रशासन में सामंत हुआ करते थे। एक समय था कि पूरा गुप्तों के क्षेत्र हुआ करते थे। ये सिंधु नदी क्षेत्र है। सिंधु, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो गुप्तों ने यूनाइट किया था। गुप्त के पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। जैसा कि ज्ञात हो, पहले मैंने बताया था कि जब एक बड़ा साम्राज्य विघटित होता है तो हर छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं। वही हाल यहाँ पे हुआ था। यानी गुप्तोत्तर काल या गुप्त के पश्चात छोटे छोटे राज्य बने। उसमें से एक गौड़ राज्य बना बंगाल में, वहाँ का शासक था शशांक। एक मौखरी वंश बना, वहाँ का ताकतवर शासक था ग्रहवर्मन। मालवा स्वतंत्र हुआ, वहाँ का शासक देवगुप्त। और वल्लभी, वहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय। यानी कि ये जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं, इनमें से सबसे ताकतवर कोई वंश हुआ तो हुआ थानेश्वर। थानेश्वर वंश यानी कि पुष्यभूति वंश। प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर में हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित करने के बाद में उन्हें कहा गया हूण हरिण केसरी, यानी हूणों को मारने वाला प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी के नाम से जाना जाता है। यानी इसे पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। एक थे राज्यवर्धन, दूसरे थे हर्षवर्धन, और तीसरी जो पुत्री थी वो राजश्री थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। तीनों संतान में कौन ताकतवर हुआ, कौन क्या हुआ, उसके पहले आप ये जानिए कि थानेश्वर के जो पुष्यभूति वंश है उसे जानने का स्रोत क्या क्या है। साथियों, किसी भी वंश को या किसी भी आधार को जानने के लिए इतिहास में 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक होती हैं साहित्यिक साक्ष्य और दूसरे होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों में विदेशी विवरण भी हो सकता है और देशी विवरण भी हो सकता है। और पुरातात्विक साक्ष्य में जो राजा के द्वारा बनवाया जाता है, राजा के द्वारा अभिलेख हुए, महल हुए या अन्य किसी प्रकार के स्तंभ हुए, तालाब हुए, तो ऐसे कोई भी गतिविधियां यदि राज्य करवाता है तो वो भी एक साक्ष्य के रूप में, राजा के कार्य प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। अगर कोई रास्ता बनवाता है, मार्ग बनवाता है, मार्गों में पेड़ लगवाता है, कुएं खुदवाता है, तालाब खुदवाता है, नहर खुदवाता है, इससे पता चलता है कि राजा कल्याणकारी कार्य करने के लिए इच्छुक रहता था। दूसरी तरह यदि कोई लेख लिखवाता है, उसमें कर बढ़वा देता है, लोगों पे तरह तरह के कर लगाता है, तो माना जाता है कि राजा निरंकुश हो जाता था या राजा क्रूर प्रवृत्ति का था। हर्षवर्धन के समय में कुछ अलग प्रवृत्तियां थीं। पुष्यभूति वंश में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुआ तो राज्यवर्धन जो कि बड़े पुत्र थे,
तो इनको सत्ता प्राप्त हुई, ये राजा बने। राजा बनने के बाद में इनके समक्ष दो चुनौतियां थीं। एक तो जब प्रभाकर वर्धन राजा थे उस समय मौखरियों ने भी हूणों को पराजित किया था। देखिए, मैंने पहले कहा कि समय समय के बाद चाइना का दीवार बन जाने से वहाँ की जनजातियाँ आती रही हैं, आक्रमण करती रही हैं, और पहले उन्हें जाना गया हिंदी वन, फिर शक, फिर कुषाण, पहलो, बाद में हूण, ऐसे लोग आते रहेंगे। फिर आगे चल के चंगेज़ खान, पता नहीं कौन खान, ये सब वहीं से कबीलाई आएंगे। जितने आक्रमणकारी हैं वहाँ कुछ खाने पीने को तो रहता है, आड़ पाड़ होता था। भारत में चलो, वहाँ गंगा यमुनी तहजीब है, नदियाँ हैं, मछली है और अनाज हैं, सब कुछ है, सुंदरियाँ हैं, चलो वहीं पर अटैक कर दो, ये लोग चले आते थे। जब प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह यानी राजश्री का विवाह मौखरी वंश से ग्रह वर्मा से कर दिया। राजश्री खूबसूरत थी ही, अब भाई राजकुमारी हैं तो खूबसूरत रहेंगी ही, थोड़ा नहीं भी खूबसूरत रहेंगी तब भी साहित्य में लिखा जाएगा कि वो विश्व सुंदरी थी, चाहे दांत 75 ठो बाहर निकला हो, लेकिन भाई रानी हैं, राजकुमारी हैं, तो कोई काहे कुछ कहेगा, उनका निकले चाहे ना निकले। तो उनकी शादी हो गई ग्रह वर्मा से, और ग्रह वर्मा घिर गए किससे? देवगुप्त से और शशांक से। इन दोनों लोगों ने, एक मालवा का शासक था, एक गौड़ का शासक था, क्योंकि जब थानेश्वर से विवाह हुआ तो ये दोनों हो गए, मिल गए, तो ये ताकतवर ज़्यादा हो गए। और ये शशांक जो है ये बहुत ही कट्टर शैव था, अब बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था। इसको बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई ताकतवर कैसे, और फिर राजा की प्रवृत्ति होनी भी चाहिए कि उससे ताकतवर दूसरा ना होने पाए। अगर दूसरा कोई ताकतवर हो जाएगा तो उसका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। शशांक और देवगुप्त मिल करके जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, इन्होंने ग्रह वर्मा को मार दिया। अब जब ग्रह वर्मा को मार दिए तो राजश्री हो गई विधवा। जब राजश्री विधवा हो गई, उस समय राजवर्धन राजा बने। कहाँ के? थानेश्वर के, ये हरियाणा के पास है। जब राजवर्धन शासक बने तो इनके समक्ष जो चुनौतियां थीं कि पहले वो अपने बहन का, अपने बहनोई का बदला लें, और बदला लेने वो आए भी, लेकिन जब वो पराजित किए तो दोनों ने छल के साथ, देवगुप्त और शशांक ने मिल करके राजवर्धन को मार दिया। मतलब कि राजवर्धनों खत्म, राजवर्धन भी समाप्त। अब हर्षवर्धन महोदय ये शासक बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब करें तो क्या करें? पिताजी रह नहीं गए, बड़े भाई मारे गए। अब अगर ये एक क्षत्रिय होने के नाते, एक शासक होने के नाते, अगर ये राजपूत होने के नाते अगर सत्ता ग्रहण नहीं करते तो कायर कहलाते। सत्ता ग्रहण करते हैं तो इनके समक्ष तीन चुनौतियां। पहला तो ये अपने बहन की रक्षा करें, दूसरा अपने भाई और बहनोई का बदला लें, और तीसरा साम्राज्य विस्तार करके चक्रवर्ती राजा बने। और तीनों चुनौतियों को इन्हें शामिल करना था। ऐसी स्थिति में जब ये सत्ता प्राप्त करते हैं तब महोदय को जनता के द्वारा, हर्षवर्धन को जनता चुनती है। ध्यान रहे, जब जब पाल पड़े हैं पालन में तब शासक का उद्धार हुआ। जब जब शासक ने खुद न चाहा तो जनता का उद्धार हुआ। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जनता ने अपने शासक को राजतंत्र में चुने, ये बड़ी बात होती है। जैसे पाल वंश का गोपाल को चुनना, पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन को चुनना, ये अलग प्रकार की एक विडंबना है कह सकते हैं, और एक सौभाग्य भी जनता का कह सकते हैं, विडंबना नहीं कहेंगे, कि जनता का सौभाग्य है कि जिस लोकतंत्र की आज हम परिकल्पनाएं करते हैं उस लोकतंत्र की छवि हमें हमारे राजतंत्रों में कभी कभी देखने को मिल जाता था। हर्षवर्धन को जनता चुनती है और ये शासक बनते हैं, और शासक बनने के साथ ही 606 ईस्वी में जब ये शासक बनते हैं
तो ये चलाते हैं एक हर्ष संभवत। हर्ष संवत चलाते हैं 606 में। और शासक बनने के बाद ये चल देते हैं पहले अपने बहन को ढूंढने, और इसका वर्णन साहित्यिक साक्ष्यों में हर्ष चरित्र में बाणभट्ट ने किया है। कादंबरी भी बाणभट्ट की रचना है, इसमें किया गया है। महायान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प में, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में भी इसकी चर्चा किया गया है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ह्वेनसांग महोदय आए थे इनके कार्यकाल में। ह्वेनसांग ये 15 साल भारत में रहे और 8 साल हर्षवर्धन के 8 साल हर्षवर्धन के दरबार में थे। और इनकी पुस्तक है CU की। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण दिया है हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन जब शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद वो अपने बहन को बचाने जाते हैं। मतलब क्योंकि देवगुप्त ने उनकी बहन को बंदी गृह में डाल दिया था, मौखरी यानी कन्नौज में। मौखरी की राजधानी था कन्नौज, वहीं पे बंदी गृह में डाल दिया था। और तभी जब ये चलते हैं बंदी गृह से छुड़ाने के लिए, तो रास्ते में इनका ममेरा भाई भंडी मिलता है और कहता है, भ्राताश्री, बहन ने जो बंदी गृह था उससे निकल के जंगलों के तरफ भाग गई है और वह सती होने जा रही है। सती प्रथा बहुत हावी हो चुका था इन सब के कार्यकालों में। पत्नियां अपने पति को इतना प्रेम करने लगी थीं कि उनके बगैर रहना उनको बहुत दुश्वार हो गया था। वो कहती थीं, तुम नहीं तो हम किस काम के, हम भी चलेंगे। लेकिन हर्ष ने कहा, नहीं बहना, परेशान नहीं होने का, हम आ रहे हैं। और ये पहुंचते हैं और विंध्याचल के जंगल में पर्वत से वो सती होने ही वाली थी कि ये बचा लेते हैं। मतलब इतना देर रुकी कैसी थी, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे छलांगी तो मारना था, लेकिन भाई कहते हैं कोई तो बचाए। बहुत लोग लड़ाई करते हैं तो सोचते हैं कोई हमें पकड़ ले, मार ना होने पाए, लेकिन बोलते रहते हैं अभी मार देंगे। तो वहाँ के भंडी, इनके ममेरे भाई भंडी के सहयोग से विंध्याचल के जंगल से पहले तो अपने बहन को सती होने से बचा लेते हैं। अब चढ़ाई करते हैं इन लोगों के पास। लेकिन कहा जाता है कि हर्षवर्धन ताकतवर तो बने, पहले वहां से चले, फिर कन्नौज की जनता ने सोचा कि कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, क्योंकि राजश्री के कोई पुत्र था नहीं, कोई औलाद था नहीं। अब कन्नौज की जनता ने भी हर्षवर्धन को अपना राजा बना लिया। बाणभट्ट ने यहाँ पे एक ऐसी तीखी बातें कही है और बड़े ही सरल भाषा में। एक तरफ उसका अर्थ निकलता है कि हर्षवर्धन कन्नौज की सत्ता को पाना चाहता था, लेकिन वो दबे भी मन से कह नहीं सकता था कि मुझे सत्ता चाहिए, क्योंकि वह बहन का राज्य था। उसने इस शब्द को ऐसे शब्दों में कहा कि लक्ष्मी ने हर्ष को हाथी के पीठ पर बिठा ही दिया। लक्ष्मी ने हर्ष को हाथी के पीठ पर बिठा ही दिया, जिससे दोनों ही मुग्ध हुए। क्योंकि बाणभट्ट डायरेक्ट नहीं कह सकता था, क्योंकि उनके दरबार में रहता था, दरबारी कवि था, और कुछ ना कुछ उनके पक्ष तो लेने पड़ेंगे। लेकिन ये शब्द भी बताते हैं कि बैठा ही दिया का मतलब है कि वो बैठना चाहते थे हाथी के पीठ पे। तो कन्नौज की जनता ने भी उन्हें अपना राजा मान लिया। अब जब कन्नौज और थाड़ेश्वर दोनों मिल गए, तब उस राज्य की सीमा बढ़ गई, और अब जो छोटा छोटा राज्य था, अब वो बन गया है बड़ा सा राज्य, और राजधानी बना कन्नौज।
कन्नौज को महोदय नगरी भी कहा जाता है, याद रहे, महोदय नगर। कन्नौज को जो गढ़ कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था अब कन्नौज हो गया। कन्नौज के बाद में अभी जब इसके पश्चात तुर्क आएंगे ये लोग तब दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के बाद फिर जब अंग्रेज आएंगे तो वो कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता के बाद 1911 के पश्चात फिर वो दिल्ली केंद्र बन जाएगा। मतलब गेम खेलते रहेंगे लोग। तो जो कि अब मौखरी और थानेश्वर एक हो गए हैं तो कन्नौज को राजधानी बनाया गया। और अब ये जो मालवा है, ये मालवा एक तरफ और एक तरफ बंगाल शशांक और यहाँ पे उड़ीसा एक राज्य है। अब इन राज्यों को भी जीतने का कार्य हर्ष को करना है। लेकिन गौड़ जो है, बंगाल जो है, वहाँ का जो शासक है वो शशांक है। ये बहुत खतरनाक शासक है। इसने बोध गया में बौद्ध वृक्ष को कटवा के फेंक दिया था और जितने बौद्ध भिक्षु थे उनसे बोल दिया था यहाँ से चले जाओ और नहीं तो सबको मौत के घाट उतार देंगे। और ये कट्टर शैव था। ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ये कहता था मैं शिव के अलावा किसी को नहीं देख सकता, हमारे राज्य से सब निकल जाओ, ज़्यादा ज़्यादा वैष्णव को मान लूँगा। यानी वैष्णव धर्म के यानी भागवत धर्म ब्राह्मण धर्म के लोग केवल रह सकते हैं, ना बौद्ध दिखने चाहिए ना जैन दिखने चाहिए। यह हम नहीं, शशांक कह रहा है। इधर देवगुप्त हैं, ये दोनों लोग मिल करके चाल चलते हैं, लेकिन तब तक हर्ष एक चाल और चल जाते हैं। यहाँ पे मालवा है, मालवा के बाद में यहाँ पे बल्लभी शासक है। गुजरात के बाद बल्लभी में शासन कर रहे हैं ध्रुवसेन द्वितीय। कौन? ध्रुवसेन द्वितीय। और हर्ष की एक सुंदर सी कन्या है। ये इनसे आके बातचीत करते हैं और कहते हैं क्यों ना हमारे संबंधी बन जाओ। इनका भी छोटा सा राज्य था, सोचा इतना बड़े राज्य का राजा कह रहा है, चलो बन जाते हैं। तो हर्ष की पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से हो गया। और जब हर्ष की पुत्री का विवाह हो गया तब ये हो गए संबंधी। अब संबंधी हो गए, देवगुप्त लगेगा डरने। अब ये सोचा आप करें तो क्या करें, क्योंकि अब ये भी राज कहीं ना कहीं हर्ष का ही हो गया। अब हर्ष ने मिल करके जब तक इधर का खेल खेलते तब तक शशांक की मौत हो गई। कहते नहीं हैं कि जब आपके साथ अच्छा होना होता है तो प्रकृति भी आपका सारा उपयोग करने लगती है, आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। शशांक जैसे ही मृत्यु होता है, ये आक्रमण करने वाले होते हैं कि इनका मृत्यु पहले हो चुका होता है और ये बिना समय गंवाए इस पर भी हावी होकर के इसे भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। अब ये हो गया ऐसे। अब देवगुप्त बढ़ गए अकेले, बस इनको भी समाप्त कर दिए, देवगुप्त को मार दिया और इसको भी मिला लिए। अब ये राज्य हो गया ऐसे। अब जब यहाँ सब खा लिए तब उड़ीसा बचा, तो उड़ीसा को भी ख़त्म कर दिए। तो अब राज्य हो गया ये पूरा ऐसे। हर्षवर्धन का राज्य अब ये इस तरह का हो गया। उसके बाद में हर्षवर्धन ने और पंजाब बगल में था, ये सब जितना यहाँ के, इस सब को जीत लिया और हर्ष ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करके उत्तर में केवल कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरा राज्य सिंधु नदी से इधर का, और ये बल्लभी जो कि उनका दामाद था उसको छोड़ के बाकी राज्य को अपने राज्य में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य घोषित किया और इसे कहलाया कन्नौज के अंतर्गत पुष्यभूति वंश, यानी हर्ष का राज्य। हर्ष का राज्य, हर्ष का राज्य ही कहा जाता है, साम्राज्य भी नहीं कह सकते हो। अब इतना बड़ा जब कार्य हो गया, यानी कि हर्षवर्धन ने इन सभी राजाओं को, यानी मौखरी भी समाप्त, बहन को साथ में रखे और कन्नौज में भी कब्जा करके अपना बन गए। इधर कहा जाता है उत्तर भारत के 5 देशों को हर्ष ने जीत करके अपने में मिला लिया। एक तरफ पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल है, मिथिला है, यहीं पे मिथिला एक राज्य था, उसको भी इसी में समाप्त कर लिए। मिथिला है, उड़ीसा है,
यानी कि 5 देशों को इन्होंने जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बल्लभी के शासक ध्रुव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके इन्होंने उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कहा जाता है कि हर्ष ने अपने कार्यकाल में बेहतर रूप से शासन का निर्वहन किया। लेकिन एक बात और है, अब हर्ष क्या करेंगे? अब हर्ष चलेंगे किसको जीतने? दक्षिण भारत को। लेकिन दक्षिण भारत में शासन कौन कर रहा है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। बाणभट्ट ने लिखा है और ह्वेनसांग ने भी लिखा है कि हर्ष ने अपनी विजय यात्रा को उत्तर भारत में अछूड़ रखा, लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत को जीतने की चेष्टा किया, महाराष्ट्र के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उनके विजय रथ को रोक दिया। यानी कि इनका पराजय का जो विवरण है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सब जगह मिलता है। हर्षवर्धन एक कवि भी थे। इन्होंने 3 नाटक लिखा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ध्यान रहे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इनके विवरण हर्षचरित्र, कादंबरी, आर्य मंजूश्री मूलकल्प और सीयूकी में मिलता है। देखिए, हर्षवर्धन जो है महायान बौद्ध शाखा को मानने वाला था। और इससे पहले वह कट्टर शैव था। यानी जो हर्षवर्धन हैं महोदय, ये पहले शैव धर्म को मानते थे और बाद में बौद्ध धर्म को माने। कौन शाखा को? महायान शाखा को। जब इन्होंने महायान शाखा को माना तो ये क्या करते थे, हर 5 साल पर एक धर्म सभा बुलाते थे। एक धर्म सभा का आयोजन करते थे और अंतिम आयोजन इनका प्रयाग में था। छठा अधिवेशन। उसके पहले कन्नौज में इन्होंने कई अधिवेशन किया था, लेकिन प्रयाग में जो किया था वो छठा था। और वहीं पे इन्होंने बुद्ध की, सूर्य की एवं शिव की पूजा किया था। यानी अंतिम समय में इन्होंने बुद्ध की भी पूजा किया, सूर्य की भी पूजा किया और शिव की भी पूजा किया। तो कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन थे ये कट्टर शैव थे। वो प्रवृत्ति कट्टरता की भले समाप्त हो गई हो, लेकिन बाद में भी पूजा स्थल पे देखा गया। ह्वेनसांग ये चीन के यात्री थे। ये बहुत ही प्रतिभावान थे। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने चाइना को छोड़ के भारत भ्रमण करना चाहा और अपने बड़े भाई के काफ़ी प्रतिभा से, उनके बड़े भाई बहुत योग्य थे, इनके पिता भी काफ़ी योग्य थे, लेकिन ह्वेनसांग कितना कोई नहीं था।
राजा ने चाइना के कहा जाता है कि उन्होंने रोकने की कोशिश किया था, लेकिन ये बोले नहीं, हमको जाना है तो जाना है, भारत देश महान है। अब ये भारत देश महान है उसमें घूमने आए, 629 में भारत देश महान में आए और 645 तक उस महानता का पान किए। 645 तक जो भारत देश महान था वहाँ पान किए। माना जाता लगभग 15 साल तक ये भारत में रहे। इसमें से 8 साल, 8 वर्ष ये हर्षवर्धन के दरबार में बिताए। इन्होंने यहाँ से जाने के बाद चाइना में बैठ करके एक यात्रा विवरण लिखा सीयू की। उसमें इन्होंने हर्षवर्धन का, ध्रुवसेन द्वितीय का, बता दें आपको, याद रखिएगा, उस यात्रा वृत्तांत में भारत के सामाजिक पहलुओं के साथ साथ हर्षवर्धन, इन्हें शिलादित्य कहते थे, हर्षवर्धन का, ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के दामाद हैं, वल्लभी के शासक थे, इनका, और पुलकेशिन द्वितीय जी, इन्होंने इनको हराया था। ये वातापी के चालुक्य के शासक थे, वातापी के चालुक्य शासक, इन्होंने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय का ह्वेनसांग ने काफ़ी तारीफ किया है कि ताकतवर शासक थे, तारीफ इनकी भी किए हैं, इनकी बड़ी निंदा की है कि आदमी ठीक नहीं था ये ध्रुवसेन। हो सकता है कभी इज्जत उज्जत न दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा। और अक्सर दामाद लोग जानते ही हो, ससुराल जाते हैं तो ऐंठे रहते हैं, ये भी ऐंठे रहे होंगे और इसको बुरा लगा होगा कि यहाँ पे आए हैं ताकतवर शासक, क्या है तो देख ही नहीं रहा है, तो घमंडी प्रवृत्ति का है। लेकिन इन्हें क्या पता कि दामाद यहाँ के ऐसे होते हैं। भाई दामाद कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो इन्होंने अपने पुस्तक में इन 3 लोगों का नाम लिखा है, बाकी यहाँ की सामाजिक प्रवृत्तियों का नाम लिखा है। ह्वेनसांग को शाक्य मुनि कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार, यह प्रश्न आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को। शाक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा जाता है। इन्होंने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। शूद्रों को इन्होंने कृषक के नाम से संबोधित किया है। और इनके समय में जब ये आए थे तब नालंदा के जो प्राचार्य थे शीलभद्र थे, शीलभद्र, इन्होंने यहाँ पे नालंदा में 1.5 वर्ष, यानी कि 1.2 वर्ष, यानी कि 18 माह इन्होंने नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया है। और कन्नौज के धर्मसभा को महामोक्ष परिषद के नाम से संबोधित करते हैं। कौन से संबोधित? महामोक्ष परिषद के नाम से संबोधित करते हैं। और प्रयाग का जो धर्मसभा था वो 6वां अधिवेशन था। यहाँ पे हर्षवर्धन ने बुद्ध का, सूर्य का और शिव की पूजा किया है। जो वल्लभीय मैत्रक वंश था इसके संस्थापक थे भट्टार्क, भट्टार्क वल्लभ के, जिसके जो प्रसिद्ध शासक थे हर्ष के दामाद थे ध्रुवसेन द्वितीय। और यहीं पे वल्लभी विश्वविद्यालय था, वल्लभी में यानी गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय। और इस वल्लभी विश्वविद्यालय को इसिंग ने प्रशंसा किया है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, देखिए मालवा के संस्थापक जो हैं वो कृष्णगुप्त हैं। ये उत्तर गुप्त मालवा है, इसके संस्थापक कृष्णगुप्त हैं। ये दोनों पॉइंट लिखा मैंने इसलिए है कि आप पहले तो संस्थापक जान लीजिए, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। मालवा का आप समझ लीजिएगा कि कृष्णगुप्त हैं, इनको ख़त्म कर दीजिए। वल्लभी में इसिंग,
देखिए, जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त शासक थे, तब चीनी यात्री आए थे फाहियान। फाहियान 1 नंबर, हायरार्की याद रखना है आपको। नंबर 2 पे जब हर्षवर्धन शासक हुए पुष्यभूति वंश में, तब आए ह्वेनसांग। नंबर 3 बल्लभी राज में आए इत्सिंग। यानी कि ये आते हैं 4वीं सदी पूर्व, 4वीं सदी में कहिए, पूर्व न कहिए, 4वीं सदी में आते हैं। ये आते हैं 7वीं सदी में, 632 में, और ये आते हैं 8वीं सदी में, 771 ईस्वी में, सॉरी 671, ये भी 7वीं सदी में ही आए हैं। यानी कि नंबर 1 पर पहले आए फाहियान, फिर आए ह्वेनसांग, फिर आए इत्सिंग। तो कई बार इनको मिलाने को दे देता है कि कौन किसके समय में आया है या कौन कब आया, पहले कौन आया बाद में कौन आया है, तो ये हायरार्की में आ जाता है मिलाने को, तो आपका गलत ना हो। वल्लभी विश्वविद्यालय, सबसे पहला भारत का विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला। लेकिन अब वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उसके बाद में कौन बना? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो टेस्ट होता था, वो जो द्वारपाल होते थे, दरवाज़ा खोलते थे, वो लेते थे बच्चों का। अगर पास हो गए उनके टेस्ट में तो एंट्री होता था, और नहीं तो नहीं। उसके बाद वल्लभी बना। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है इतना ताकतवर हुआ आगे चल के कि भारत के सबसे ज़्यादा प्रशासक जो बनते थे वो इसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लोग बनते थे। इतना ताकतवर हुआ था ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वल्लभी का क्या मतलब है, इत्सिंग कब आए, ह्वेनसांग कब आए, फाहियान कब आए। ये एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं हर्षवर्धन के प्रशासन पे। हर्षवर्धन का यानी कि जो हर्ष का प्रशासन कह लीजिए आप। प्रशासन में राजा, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर प्रांत, फिर स्थानीय, फिर गांव। यही हर जगह चलाया है, यहाँ भी यही था। लेकिन यहाँ एक बदलाव आ गया। यहाँ सर्वाधिक अब सामंतवाद होने लगे। सामंतवाद क्या होते थे कि राजा तो यहाँ पे हैं, ये राजा मान लो बैठे हैं, एक राजा यहाँ पे हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रांत यहाँ भी है, छोटा यहाँ भी है, छोटा यहाँ भी, छोटा यहाँ भी। अब ये सब लोग अपने अपने यहाँ के जो सामंत थे, भूमि इनके नाम है, यहाँ का शासन प्रशासन इनके हिसाब से चलता है, यहाँ के सैनिक इनके हिसाब से हैं। यानी कि ज़रूरत पड़ने पे राजा के साथ जाते थे, युद्ध करते थे, फिर ये अपना राज चलाते थे। और जैसे ही ये राज समाप्त हो गए, ये लोग खुद राजा बन जाएंगे। सामंतवाद मतलब समझ लीजिए कि आज का मुख्यमंत्री। लेकिन आज का मुख्यमंत्री स्वतंत्र राजा नहीं बन सकता, क्योंकि वो संघ में है, संविधान में लिखा हुआ है। उस समय निरंकुश राजतंत्र होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर वही राजा। तो ये सामंतवादी प्रवृत्ति थी। आई कैसे? सामंतवादी प्रवृत्ति आई भूमि दान देने से। सातवाहनों ने जो दान देना प्रारंभ किया था, गुप्तों ने चरम पर पहुंचाया और गुप्तोत्तर काल में एकदम पूरा वितरित कर दिया, जैसे आगे चल कर के औरंगजेब करेंगे।
तो सामंतवाद प्रवृत्ति आने से केंद्र का शासन कमज़ोर हुआ, यहाँ की जो महिला दशा थी बहुत कमज़ोर हुआ, महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। यहाँ का शासन प्रशासन केंद्रीयकृत दिखता था, लेकिन सामंतवादी प्रवृत्ति का ज़्यादा था। लोगों से कर लिए जाते थे 1/4 से लेकर के राजस्व कर 1/6 तक होते थे, लेकिन और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर, ये सब लिए जाते थे, राह कर। बाकी जो कर प्रवृत्ति था कि हिरण कर, उद्रंग, ये हिरण कर था नगद रूप में, उद्रंग ऐसे कर लिए जाते थे, भाग बलि, यानी कि जो भू राजस्व की प्रवृत्ति थी वो जैसे गुप्त प्रशासन में था सेम उसी तरह से चलता आ रहा था। भूमि विषयक अधिकार भी धीरे धीरे क्या हुआ कि कहा गया कि अगर 50 से 60 वर्ष तक के भूमि जिस सामंत को मिला है अब वो अधिकार उसका परमानेंट हो जाएगा। मतलब आगे चल करके धीरे धीरे कहा जाएगा छोटे छोटे सामंत हो गए, और इसी का फायदा अब कौन उठाएगा? तुर्क, अरब यानी मुस्लिम। इसी का फायदा उठाएंगे मुस्लिम और आक्रमण करेंगे, और एक जो है मध्यकालीन भारत का उदय होगा, और एक मुस्लिम साम्राज्य भारत में आपको देखने को मिलेगा। वो यही की उत्पत्ति है। अब ये जो छोटे छोटे हो गए, अब ये क्या कहलाए? ये कहलाए राजपूत वंश, राजपूतों का काल। इनके बाद में मैं राजपूतों के काल ही बताने वाला हूं, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत। मध्यकाल भारत यहीं से शुरू होगा, यानी इन्हीं से एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है, और मध्यकालीन भारत के और जो बीच का जो अंधकार युग है, ये छोटे छोटे जो सामंत थे अब ये बन गए हैं राजा, और ये राजा ही राजपूत काल कहलाए हैं। इन्हीं को बताऊंगा। अंग्रेज जो ये मुस्लिम आएंगे इन्हीं को मारेंगे, ये एक दूसरे से लड़ते हुए मरेंगे आपस में, और ये आक्रमण करेंगे और ये जीत लेंगे और मुस्लिम राज का स्थापना होगा। यानी कि एक ऐसा युग समाप्त होने वाला है जहाँ पे आपको संस्कार, जहाँ पे आपको सभ्यता, जहाँ पे आपको सूर्य उगने से युद्ध प्रारंभ होगा, सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ होगा और अस्त से समाप्त होगा। ये प्रवृत्ति अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब इस्लामिक जो आक्रमणकारी हैं वो आने वाले हैं, और उनको केवल जीत दिखता है, उनको जीतना पसंद है। वो रात को आक्रमण करें, उनके अंदर किसी भी प्रकार की ईमानदारी नहीं है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सहानुभूति नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दया नहीं है। ऐसे आक्रमणकारी, बर्बर आक्रमणकारी आएंगे अब। यानी कि भूख जो गांव का प्रकार था वही था भंडारवाद। हर्ष के समय में जो गांव का प्रकार था भंडारवाद गांव, मतलब यहां पे सभी प्रकार के लोग रहते थे। उसके बाद है ब्रह्मदेव, यानी ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। ऐसा गांव होता था जिसमें ब्राह्मण भी रहते थे और अन्य लोग भी रहते थे, लेकिन ब्राह्मण लोग रहते थे इसलिए इसे ब्रह्मदेव गांव बोला जाता था। एक है अग्रहार गांव। अग्रहार गांव में क्या होता था? केवल ब्राह्मण रहते थे, केवल ब्राह्मण। अग्रहार भूमि भी केवल ब्राह्मणों को दान दी जाती थी और वहां खाली ब्राह्मण रहते थे। और एक था देवदान गांव। देवदान गांव, यहाँ पर देवताओं के लिए, यानी यहाँ तक मंदिर वंदिर होते थे, यहाँ भी ब्राह्मण ही रहते थे। यानी कि भगवान के लिए या देवताओं के लिए दी गई भूमि या दिया गया दान जो गांव होता था उसके रूप में कार्य होता था। यानी यहाँ मंदिर वंदिर होते थे, ज़्यादातर ब्राह्मण होते थे, बाकी लोग दर्शन वर्शन करके चले आते थे। भूमि का वर्गीकरण भी उसी रूप में था जिस रूप में गुप्तों में था। क्षेत्र, वास्तु,
गोचर मतलब क्षेत्र जो खेती करने योग्य भूमि था, वास्तु जो मकान बनाने योग्य भूमि था, गोचर मतलब जो था वो क्या कहते हैं, चारागाह। क्षेत्र खेती योग्य भूमि, वास्तु मकान बनाने हेतु भूमि, गोचर मतलब चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। यानी कि यही व्यवस्था गुप्त काल में भी देखी गई थी और यहाँ भी देखने को मिलता है। यानी जो हर्ष का प्रशासन था कोई अलग नहीं था, बस थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे थे जो जानने के योग्य थे। बाकी उन्होंने सामंतवादी प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा दिया। आर्थिक दशा में अर्घट था, अर्घट मतलब रहट, मतलब सिंचाई यंत्र था। सिंचाई करने के लिए अर्घट का प्रयोग करते थे, बैल बांध देते थे, घूमा करता था बैल, कोल्हू का बैल की तरह, और पानी निकलता रहता था, उसे अर्घट कहते थे। इनका व्यापारिक केंद्र था द्वारिका। द्वारिका से शंख और सीपी पाते थे। शंख और सीपी जो जिसे सुतही बोलते थे पहले, वही सीपी जो है वहाँ मिलता था। इसमें मोती वोती निकलते थे सीपी में। इसको जब खोलते हैं उसमें कीड़े होते हैं सीपी में, उसमें फिर मूंगा निकलता है तो मोती होते हैं उसके अंदर। आज भी लोग समुद्र में निकालते हैं। गुजरात से सूती कपड़ा, नील और चमड़ा का उत्पादन होता था। पूर्वी बंदरगाह पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह, सप्तग्राम बंदरगाह, पुरी, कलिंग और सिकाकेश, ये बंदरगाह थे। और पश्चिमी घाट पे देवल गुजरात में है, थाना जिसे थाने कहते हैं महाराष्ट्र में है, खंभात गुजरात में है, भड़ौच गुजरात में है, सोमनाथ गुजरात में है। ये सारे बंदरगाह भी वहाँ देखने को मिलते थे। यानी कि सामाजिक दशा में महिलाओं की स्थिति थोड़ा दयनीय हो गई थी, बाकी थोड़ा बहुत वही स्थिति था। सती प्रथा व्याप्त था और प्रशासन गुप्त प्रशासन की भांति था। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जोड़ें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाइक कर दिया कीजिए आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।